भारत और पाकिस्तान के बीच में किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1972 में। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों की ओर से आपसी रिश्तों में सुधार के लिए 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। ऑप्शन नंबर डी। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स केवल स्तनियों यानी कि मनुष्य के रुधिर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। एक गोल, अंडाकार और प्लेट के आकार की होती हैं तथा केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। ये इनका प्रमुख कार्य होता है रुधिर का थक्का जमने में सहायता करना। अगला प्रश्न है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है युग्मनज। ऑप्शन नंबर ए। मनुष्यों में निषेचन की क्रिया को फैलोपियन नलिका में होती है। इस प्रक्रिया में फैलोपियन नलिका में अगुणित शुक्राणु एक अगुणित अंडाणु से समेकित हो जाता है और एक द्विगुणित रचना बनाते हैं, जिसको युग्मनज कहते हैं। समेकन की इस क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट 60 और 75 की धड़कन के बीच होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर डी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे पदार्थ होते हैं जो कि गर्म करने पर पहले मुलायम किंतु और अधिक गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं। इसके पश्चात यदि इन्हें पुनः गर्म किया जाए तो ये मुलायम नहीं होते। इनका प्रमुख उदाहरण है बेकिलाइट, जबकि पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक हैं जो कि हल्का सा भी गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। अगला प्रश्न है कि 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डोइजी एंड डैम को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एडवर्ड एडलीबर्ट डोइजी और एक अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे। वर्ष 1943 में इन्हें डेनमार्क के बायोकेमिस्ट फिजियोलॉजिस्ट हेनरिक डैम के साथ विटामिन के और उसकी रासायनिक संरचना की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। अगला प्रश्न है कि इनसाइड आरबीआई एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मास किताब के लेखक कौन थे? तो के शंकरन नायर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वो है कल्याणी। ऑप्शन नंबर डी। बाकी केन, बेतवा और चंबल ये तीनों यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी जो कि यमुनोत्री से निकलने के बाद प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, केन, बेतवा, जबकि कल्याणी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो वो है महोबा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है। ऑप्शन नंबर बी।
सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्भुज कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए खड़े हैं। सारनाथ स्तंभ का यह शीर्ष भाग वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। यह सिंह चतुर्भुज शीर्ष ही भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। अगला प्रश्न है कि चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ती या जय होटी के नाम से जाना जाता था? तो वो था बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। जेजाक भुक्ती या जय होटी एक वीर प्रसूनी भूमि रही है। यह भूमि उत्तर प्रदेश तथा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती है। कभी इस पर चंदेल राजाओं का शासन हुआ था। अब यह बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश के शासकों का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका बालबोधिनी 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। जनवरी 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बालबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी, अतः इसे महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डैश से संबंधित थे? तो ये थे इटावा से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का जन्म हुआ था 1894 में उत्तर प्रदेश में। ये भारत के सबसे प्रभावशाली सितार वादकों में से एक है। ये प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद बिलायत खां के पिता थे। नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित थे और इनकी मृत्यु हुई थी 1938 में, कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न है कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। महान सम्राट अशोक के शासन में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था 255 ईसा पूर्व में। पाटलिपुत्र शहर में हुआ था आयोजन, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, जिसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं और आखिरी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई शहर में है। चेमांचेरी कुन्ही रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो ये हैं कथकली के, ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया, तब इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान के भाग 1 का संबंध संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है। संविधान के भाग 3 का संबंध है मौलिक अधिकारों से। इसी प्रकार भारत के संविधान के भाग 4A का संबंध है मूल कर्तव्यों से। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को खानों, कारखानों अथवा अन्य किसी भी जोखिम भरे काम के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी और बालाश्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 55, ऑप्शन नंबर बी।
भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और उनसे संबंधित तथ्य निम्नवत है कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 55 तो में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और अनुच्छेद 51 में है मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो वो थे एम अनंत शयानम अयंगर, ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन होता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा का सभापति होता है। भारत में प्रथम लोकसभा 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 के सभापति थे गणेश वासुदेव मावलंकर और प्रथम उपसभापति थे एम अनंत शयानम अयंगर। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसके पास प्राप्त है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है कि सीरिया की राजधानी क्या है? तो दमिश्क, ऑप्शन नंबर बी। सीरिया दक्षिण पश्चिम एशिया का एक राष्ट्र है। इसके पश्चिम में लेबनान और भूमध्य सागर तथा दक्षिण पश्चिम में इजराइल, दक्षिण में जॉर्डन और पूर्व में इराक तथा उत्तर में तुर्की देश है। सीरिया देश की राजधानी है दमिश्क। अगला प्रश्न है म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? वो है क्यात, ऑप्शन नंबर ए। म्यांमार दक्षिण एशिया में स्थित भारत की पूर्वी सीमा से लगा एक राष्ट्र है। म्यांमार देश का जो पुराना नाम है वो है बर्मा। म्यांमार की मुद्रा है क्यात और वर्तमान में जो म्यांमार की राजधानी है वो है नायपीताए। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है नाइजीरिया। एशिया महाद्वीप के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। नाइजीरिया देश की सीमा पश्चिम में बेनिन, पूर्व में चाड और कैमरून और उत्तर में नाइजर से मिलती है। नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर है अजूबा, इसकी राजधानी है। यानी कि नाइजीरिया का जो सबसे बड़ा शहर अजूबा है वो नाइजीरिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो वो है कनाडा। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित कनाडा में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक है। कनाडा रूस के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा की राजधानी है ओटावा और मुद्रा है कनेडियन डॉलर। कनाडा की समुद्री सीमा विश्व में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो वो है नर्मदा नदी। कावेरी, गोदावरी और कृष्णा ये तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम है विंध्याचल की मैकाल पहाड़ी श्रृंखला में अमरकंटक नामक स्थान से, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहते हुए 1312 किलोमीटर का प्रवाह पथ तय करते हुए भरूच की आगे खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। जबकि कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियां बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता कीर्ति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? तो बाल विवाह, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध मानवाधिकार कर्ता कीर्ति जो भारती है वो बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई का अभियान में शामिल है। वर्ष 2011 में कीर्ति भारती ने लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करके बाल विवाह को रोकने में मदद के लिए
साथी ट्रस्ट की स्थापना की। साथी ट्रस्ट अपने विकास व पुनर्वास मुद्दों के साथ बाल अधिकार, महिला अधिकार, बाल विवाह निषेध, बाल संरक्षण और महिला संरक्षण जैसे मुद्दों पर कार्य करता है।